एक तो क्या करना ना कि इसका जैसे बीपीएससी का जो कॉपी है, तो इसका आरटीआई से जो कॉपी लोगों ने निकाल रखा है वो मिथिलेश के पास होगा, तो उसको जरूर देखिएगा कि उसमें मार्किंग कैसे होता है। तो एक इस तरह का 2 3 4 5 लोगों का कॉपी अगर आप देख जाते हैं तो एक परसेप्शन बनेगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर। भाई हमारा मेन पर्पस क्या है कि भाई बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है हमें, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉपी में। 3 4 आंसर को चेक करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स में एक स्टूडेंट है शॉर्ट नोट्स ए लिख रहा है तो उसका क्या मार्क्स हो रहा है, बी लिख रहा है क्या हो रहा है, सी लिख रहा है क्या हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अदरवाइज जाएंगे तो इसमें जो आंसर जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं इसके साथ ये 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर। तो मेरा अपना परसेप्शन ये है प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच में, और ये तो क्या कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के लिए दो दो पेज दे देते हैं, दो दो पेज, जबकि 2 पेज होना नहीं चाहिए। राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो आरएस का जो कॉपी वगैरह आता है उसमें छोटा छोटा पार्ट दिए रहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे शॉर्ट नोट्स है तो छोटा पार्ट दिए रहते हैं, इन्हीं में आपको लिखना है। एक आदमी जैसे मान लो 5 शॉर्ट नोट्स, तो 5 के 5 कंपलसरी है, ये 38 मार्क्स का है, ठीक है। तो 38 इंटू मतलब जीएस सेकंड पेपर की बात करें तो कितना हो गया, टोटल 8 क्वेश्चन 3 घंटे में। 3 घंटे में आपको 8 क्वेश्चन लिखना है, तो एक क्वेश्चन में अधिकतम कितना वर्ड लिख सकते हैं? 500, 500। हाँ, वर्ड नहीं लिखा रहता है यूपीएससी में, वर्ड लिमिट लिखा रहता है, तो 500 तभी 4000 वर्ड हुआ। तो 180 मिनट में 4000 वर्ड लिखना ये ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, आप नहीं लिख पाएंगे 4000, तो इसका मतलब और कम वर्ड लिखना पड़ेंगे, 450 400। स्टैंडर्ड 400 वर्ड अगर मान लेते हैं या 450 वर्ड मान लेते हैं तब भी आप लिखते हैं तो 8 इंटू 4 3200 और 4 3600 वर्ड हुआ। और 3 घंटे में 3600 वर्ड से ज्यादा, 1 मिनट में 20 शब्द से ज्यादा आप नहीं लिख सकते है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना अप्रोच क्या तय करना चाहिए वर्ड्स को लेकर। तो मान लो अगर 450 वर्ड अगर एक में हो, एक क्वेश्चन में 38 नंबर के क्वेश्चन में 450 वर्ड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 क्वेश्चन में ये 5 शॉर्ट नोट्स है, 5 शॉर्ट नोट्स में अधिकतम आप कितने शब्द लिख सकते? भाई 80 से 100 के बीच में, से ज्यादा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 100 मान लो। ये 5 जीएस सेकंड पेपर की बात करें तो 5 पॉलिटी वाले में, 5 इकोनॉमी वाले में, 5 साइंस टेक्नोलॉजी वाले में, तो 15 शॉर्ट नोट्स हुआ। अगर आप 200 शब्द इसमें लिखने लगेंगे तो 3000 वर्ड तो यही हो गया। अभी 5 क्वेश्चन और लिखना बाकी है, पॉलिटी का 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन और साइंस टेक्नोलॉजी का 1 क्वेश्चन, तो 5 में फिर तो 2 3 हजार वर्ड वो हो जाएगा। तो इतने आप लिख पाएंगे? तो ये जो आंसर प्रैक्टिस करने का एक पार्ट ये भी है कि आप तय कर लीजिए, ये तय कर लीजिए कि आपको कैसे कितना वर्ड लिमिट में किस क्वेश्चन को लिखना है। और वो चीज जो टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज वगैरह होता है, यहाँ से तो कोई मार्क्स नहीं मिलता नहीं, ऐसा कोई ज्वाइनिंग लेटर तो मिल नहीं रहा है। ये तो एरर एंड करेक्शन का मेथड है ये, ठीक है। एरर करेंगे, जानबूझकर एरर करेंगे, अगली बार उसका फिर नए सिरे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट एरर करेक्शन, एक्सपेरिमेंट एरर करेक्शन, यही तो यही है ना, जिससे कि फाइनली हम तय कर सकें। एग्जाम हॉल में जाकर के मेरे सामने पेपर होगा इसी तरह का, तो उसमें मुझे क्या करना है, भाई एक्सपेरिमेंट करना है। कभी डायग्राम बनाना है, देख रहे हैं कैसा, भाई हम कैसा फील कर रहे हैं, कभी कॉमा दे दे करके लिख देना है, कभी फुल लेंथ लिख देना है, क्लियर है इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंट विथ, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें एरर होगा, एरर आपको खुद भी दिखेगा, तो फिर उसका अगली बार में करेक्शन करेंगे। तो हर बार जो आंसर लिखते हो, आंसर लिखते हो वो एकदम नहीं कहा जाता है होशो हवास में आंसर लिखना, जानबूझ करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और निश्चित रूप से ये एक्सपेरिमेंट बीपीएससी के कॉपी चेक करने के का जो फॉर्म का जो एक फॉर्मेट है, वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट उनका है नहीं, उसके नजदीक होना चाहिए। और नजदीक यही कहता है कि अधिकांश क्या होना चाहिए, भाई डायग्राम वगैरह यूज करेंगे तो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, क्वेश्चन चेक करने वाले के लिए का कंटेंट का जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाता है, ज्यादा क्लियर दिखता है। और ज्यादा क्लियर दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। अगर आप सब चीज को लेफ्ट हैंड पूरा प्रॉपर लेफ्ट प्रॉपर एकदम हवा सांस लेने का भी जगह आंसर में अगर नहीं दे रहे हैं, और वही पेज आपको दे दिया जाए, एक पेज वो दे दिया जाए और एक दूसरा पेज थोड़ी देर बाद दे दिया जाए जिसमें की चीजें एयरी हो,
तो दोनों में कौन सा कॉपी चेक करने में आपको अच्छा लगेगा? निश्चित रूप से जिसमें जिसमें एयर ही हो। ठीक है, रिश्वत लेने में अगर कोई बोरा भर भर के पैसा दे तो वो अच्छा लगेगा, नहीं हल्का खाली खाली दे दे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक ही जगह अच्छा लगता है रिश्वत देना, रिश्वत वाला पैसा जो बोरा भर भर के मिले, बाथरूम में कहाँ कहाँ सब लोग से उसको ठीक से एयर टाइट करते हैं, लेकिन आंसर एयर टाइट नहीं होना चाहिए, आंसर एयर ही होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आप टेस्ट दे रहे हैं का, कहीं से भी देश से मार्क्स क्या मिल रहा है ये नहीं है, वो तो पेपर देने जब आप बैठते हैं तो उस दौरान जो आप फील करते हैं वही इसका पर्पस है, हाउ यू आर फीलिंग। ये जो पेपर आपको कष्ट दे रहा है या पेपर को देख करके आपको अच्छा लग रहा है। आने में जब एक रूम से चलते हैं पेपर देने के लिए तो पैर उठता है कि नहीं उठता है? अगर पैर उठता है इसका मतलब, इसका मतलब आप चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और पैर अगर नहीं उठता है इसका मतलब है कि आप बातों को एंजॉय, आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्यों एंजॉय नहीं कर रहे। दो बातें उसमें होती, एक बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बाई चॉइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपको तो लिखने का प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे। कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हम जान सोच के आए, आज जा रहे हैं, आज क्वेश्चन में जो कुछ भी होगा इस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसी तरह से प्रिपरेशन करके आए हैं, आज इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आंसर के लिख के देखेंगे कि सब क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, पूरे 3 जो टाइम फ्रेम है उसमें पूरा क्वेश्चन लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। एक शॉर्ट नोट्स में हम 80 से 100 सबसे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। बड़े क्वेश्चन में 400 से 3 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर 3 पेज से ज्यादा लिखने का मन करे तो फिर डायग्राम यूज करिए, 4 पेज 5 पेज लिखिए, फिर 5 पेज में डायग्राम लिखेंगे। भाई एक जैसे मान लो मोरन पिलर है, मोरन स्तूपा है, आधे पेज में तो स्तूपा बन जाएगा, एक पेज हो गया। दूसरे एक पेज में पिलर बन जाएगा तो वो एक पेज हो गया, तो लिखो ना 8 पेज तो हो जाएगा। लेकिन 8 पेज लिख के नहीं हो सकता, 8 पेज डायग्राम के साथ हो सकता। ये हमेशा एक बात है कि ध्यान में रखिए। फर्स्ट चीज, ये जो इंटायर प्रोसेस है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एरर एंड करेक्शन ऑफ एरर। फिर एक्सपेरिमेंट, फिर करेक्शन, फिर एरर, फिर करेक्शन। एरर से यहां डरने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बिकम आइडियल। यहाँ पे अगर बेस्ट आपको लगता है, बहुत अच्छा लिखते हैं, तब भी एक्सपेरिमेंट करिए। पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चीजों को खराब करने के लिए नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजों को एक्सपेरिमेंट करिए। और एक्सपेरिमेंट कितने लेवल पे होगा? एक, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आपका होगा वो वर्ड लिमिट को लेकर के होगा। क्या होगा? शब्द सीमा जिसको बोलते हैं, शब्द सीमा या वर्ड्स लिमिट को लेकर के एक्सपेरिमेंट करिए। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स में 100 वर्ड्स, मैक्सिमम 100 वर्ड्स होगा, वर्ड्स, ठीक है। 100 वर्ड्स इंटू इंटू 1 एक होना चाहिए, ठीक है। सब 100 वर्ड से होना चाहिए, 100 वर्ड्स ईच होना चाहिए। 100 शब्द से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि 100 शब्द लिखेंगे तब भी एक क्वेश्चन में 500 वर्ड्स हुआ। और उस 500 वर्ड्स को इसको इंटू मान लो 5 कर लें तो 500 वर्ड्स हुआ। और इसके लिए भी 38 मार्क्स ही है। इस 38 मार्क्स को हम 800 शब्द क्यों लिखें? फर्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, किसी भी हाल में अपने आप को डिसिप्लिन करिए और 100 वर्ड से ज्यादा मत जाने दीजिए एक शब्द सीमा में। शॉर्ट नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए ये 100 वर्ड्स, और लॉन्ग आंसर के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 400 टू 450 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। 400 टू 450 वर्ड्स यही होगा। अब ये जोड़ के देखोगे तब भी आपका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको ये करना है, वर्ड लिमिट को लेकर के, बढ़ रहा है घट रहा है, शब्द कम पड़ रहा है शब्द ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये लिमिट, वर्ड लिमिट तय किया, उसके अकॉर्डिंग। जो दूसरा होता है, सेकंड, यहाँ पे जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत होता है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स या रोल ऑफ चंपारणी नेशनल मूवमेंट, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए
तो सारे को एक ही क्वेश्चन को 5 दिन दिया जाए तो पांचों दिन आपका जो बिगिनिंग होगा वो सब अलग अलग होगा, पांचों दिन बिगिनिंग अलग अलग होगा। क्वेश्चन टू स्टार्ट द वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी हमेशा बोलना, जैसे बोलना जो होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है स्टार्ट में, उसके बाद तो कोई मंच ही नहीं छोड़ता है, लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के भगाया जाता है कि नहीं अब आप अपना प्रवचन बंद करिए। लेकिन जो बिगिनिंग होता है वो कुछ बड़े प्रोफेशनल होते हैं, जो नेता वगैरह होते हैं, बड़े कूल होकर के आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, एक एरर नहीं करेंगे, हर एरर का उनका कीमत होगा। ठीक है। माननीय प्रधान, मंच पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री, परम परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ठीक है, परम परम प्रतापी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी, परम प्रतापी। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ABCD, ये बड़े आराम से कूल होकर बोलते हैं। ठीक है, कूल होकर के बोलते हैं और उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई लोगों को देखेंगे, जैसे हम ही हैं, तो हमसे ये स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। ये पब्लिक प्रवचन जो होता है वो हमसे स्टार्ट नहीं होता है, कई बार कहीं कहीं बोलने को पड़ता है तो सीधे सीधे एक ही बार बोल देते हैं, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और नीचे जो सभी बैठे हुए लोगों को नमस्कार। आप समझते रहो, किसको किसको हमने नमस्कार किया। ठीक है, एक ही बार बोल देते हैं, बात खत्म हो जाता है, कौन किसका किसका नाम ले, क्या बोले क्या बोले। और उसके बाद आज का जो भी ये विषय है, इस विषय, ये इंपॉर्टेंट विषय है, उसके बाद तो बिगिनिंग। तो आपके साथ भी हमेशा जब भी पेपर आता है, जब भी क्वेश्चन आता है, तो पहला सेंटेंस क्या लिखूं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो भाई ये टेस्ट इसलिए दे रहा है ना कि भाई एग्जाम हॉल में अगर यहाँ भी वही चैलेंज रह रहा है कि पहला सेंटेंस क्या लिखूं, और वहां भी यही चैलेंज रहेगा, तो फिर इस एक्सरसाइज करने से फायदा क्या हुआ। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कम से कम ये तय कर लेना होगा कि मुझे क्या फर्स्ट सेंटेंस, माने क्या हमारा अप्रोच होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई अपने बारे में बताइए, ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जैसे पहले इंटरव्यू में, बीपीएससी इंटरव्यू में भी, या यूपीएससी के इंटरव्यू, यूपीएससी में तो अभी भी चलता है, बीपीएससी में अब नहीं चलता है ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, फ्रॉम विच सेंटेंस यू विल स्टार्ट, किस सेंटेंस से आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हो जाएगा सबका, लेकिन इसका स्टार्ट कहाँ से होगा, बाई बाई अपने नाम से शुरू होगा। सर माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज। ठीक है, और उसके बाद अपने बारे में, माई डेट ऑफ बर्थ इज, आई हैव माई बर्थ प्लेस इज दिस, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम हियर। अब ये नहीं कि क्लास, मैंने सर क्लास 1 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था सर, मुझे गोल्ड मेडल मिला था, क्लास 10 का तो पूछिए मत, मेरे तो पूरे देश में ही मेरा ही खाली जलवा था। ये कौन सुन रहा है क्लास 10 12, फाइनली आकर ग्रेजुएशन सुनता है। ग्रेजुएशन आपके लाइफ को, एक करियर को, बाकी सारी पढ़ाई तो यूनिवर्सल है, क्लास ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ है। आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, नाउ आई एम परसुइंग, नाउ आई एम डूइंग जॉब, जो जहां आप जॉब करते हैं। हो गया आपका इंट्रोडक्शन एकदम ब्रीफ में। माई फादर इज, बोल सकते हैं माई फादर इज एग्रीकल्चर, इज अ फार्मर, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई फादर इज ए बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिहार, माई फादर इज इन आर्मी, कुछ भी जो भी है, माई मदर इज ए होम मेकर, तरह की बातें। और उसके बाद अपने बारे में बता करके बात को खत्म कर देंगे, तो एकदम ब्रीफ होता है। तो उसी तरह से कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स होता है। तो अब यहाँ पे एक ये आ रहा है कि बीपीएससी में पता नहीं कहाँ से एक फर्जी बात आ गई है, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के किसी शॉर्ट नोट्स में कभी इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। 100 वर्ड में कोई क्या इंट्रोडक्शन लिखेगा, क्या कंक्लूजन लिखेगा, बात रिपीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है ब्रीफ ऑफ वट एवर यू आर राइटिंग, गोइंग टू राइट, एंड कंक्लूजन इज वट एवर यू हैव रिटन, whatever you are going to write, that is the summary of this. Whatever you are going to write, the summary is called introduction, and what you have written, the summary of what you have written, that is conclusion. यही तो होता है, एक फॉरवर्ड में होता है, दूसरा कंक्लूजन में होता है। अब ऐसे में तो 3 बातें हो गई ना, तो एक ही बात ऊपर में लिखा, फिर बीच में भी उसी का लिखा, फिर नीचे भी उसी का लिखा, तो रिपीट नहीं हो गया। और लिखने में, बोलने में सबसे खराब चीज होता है कि नो वर्ड, नो कंटेंट, नो सेंटेंस, नो कंसेप्ट शुड बी रिपीटेड। आप ही एक ही सेंटेंस को 3 बार बोलते हैं तो सामने वाले को क्या लगता है कि आगे बढ़िए। कितना कितना इरिटेटिंग लगता है कि कोई आदमी एक ही चीज को 3 बार बोलता है। एक चीज को 3 बार मत बोलिए भाई, सीधे सीधे बात आपकी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। तो मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि शॉर्ट नोट्स में सीधे जो पूछा गया है उसके काम की बातों को सीधे फेंक दीजिए।
कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, सीधे सीधे आपको लिखने का, आपको जैसे लिखना है, मान लो अगर रिजर्वेशन पे आ जाता है, एक बड़े शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन रिजर्वेशन पे आ जाता है, ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टाइप ऑफ रिजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आरक्षण है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद अनुच्छेद ये 243 और उधर 330-32, 330-32, तो मतलब 15-16 में एक में एजुकेशनल है, दूसरे में गवर्नमेंट जॉब वाला है, तीसरे में एक में पंचायत का है, और नेक्स्ट उधर विधानसभा और लोकसभा का है। ये तो रिजर्वेशन है भारत में। There are 3 type of reservation. One is economic, social and political. और there are 3 type of reservation. इस आर्टिकल में इसका इसका है, and the objective of reservation is to bring opportunity for deprived class to come out in to increase their public participation, यही इसका होता है इन सोशल एरिया, इन इकोनॉमिक एरिया और इन पॉलिटिकल एरिया। यही तो पर्पस होता है। भारत के संविधान के अनुसार 3 प्रकार का आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण, राजनीतिक, सामाजिक आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण। भारत के संविधान के इतने में ये लिखा हुआ, इतने में ये है, इतने, अच्छा वहीं पे जो सामाजिक लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, शायद 15 है, उसके बाद आर्थिक वाला में लिख दीजिए आर्टिकल 16, राजनीतिक वाला में लिख दीजिए आर्टिकल 243 एंड 330, 332 लिख दिया। उसके बाद तो इसका आरक्षण का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग रहा है, उसको विशेष अवसर प्रदान करके उसकी सार्वजनिक भूमिका को बढ़ाना, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, टू इंक्रीज देयर पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस तरह से हो गया। पिछले सालों में ये रिजर्वेशन आरोप लगाया जाता है कि इसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के बाद, ठीक है, जो कमजोर तबके के आरक्षण में इतने प्रतिशत की 10% की गई है, बात हो गया खत्म। शॉर्ट नोट्स में हमने ना कोई इंट्रोडक्शन लिखा, ना कंक्लूजन लिखा, सीधे उस टॉपिक रिजर्वेशन से जुड़ी बातें थी, उन बातों को उसको लेकर के हमने फेंक दिया। क्लियर है? तो मेरा अपना अप्रोच कहता है कि शॉर्ट नोट्स में हमेशा, शॉर्ट नोट्स में कभी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए। लेकिन बीपीएससी में पता नहीं कहे दो, क्यों शॉर्ट नोट्स के लिए 2 पेज दे रहे हैं, तो 5 का मतलब एक क्वेश्चन 10 पेज में लिखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन जिसमें 5 शॉर्ट नोट्स है और एक शॉर्ट नोट्स के लिए आप 2 पेज दे रहे हैं, तो 5 शॉर्ट नोट्स के लिए 10 पेज हुआ, ठीक है। तो तीन शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है तो 30 पेज हो गया, और 5 फुल लेंथ है तो 50 पेज हो गया। तो 50-80 पेज का कॉपी देते हैं वो, ठीक है। तो क्या मतलब है इस तरह का? खैर, मैंने ये एक बात इसमें ये हुआ। तो सेकंड मैं जो ये आपको बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कभी भी होता है बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, प्रश्न का जो एक है, दूसरा है प्रश्न का प्रारंभ है, या सॉरी, प्रश्न का नहीं, उत्तर का प्रारंभ, उत्तर का प्रारंभ, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट अ आंसर, यही वाला बात है। उसके बाद एक हमने कहा, शब्द सीमा, इसमें लिख लीजिएगा शब्द सीमा, वर्ड लिमिट। दूसरा हमने कहा प्रश्न उत्तर प्रारंभ, और उसके बाद उत्तर प्रारंभ में 3, एक हुआ शॉर्ट नोट्स, दूसरा हुआ लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर के भी 3 पार्ट हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। लॉन्ग आंसर के 3 पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है हाउ टू राइट। हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट माई कंटेंट, ये भी इसमें हो सकता है, हाउ टू प्रेजेंट माई कंटेंट, चाहेंगे तो मिट जाएगा।
एक बार ध्यान रखना, हाउ टू, इसमें लिख सकते हो हाउ टू प्रेजेंट माई कंटेंट, ये वाला तीसरे वाले में राइट के बदले में हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट्स। भाई डायग्राम कितना यूज करना है, कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं कहा जाता है कि खाना सब 72 आइटम बना लिया और सबको मिला के खिचड़ी बना के परोस दिया, भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ ना। हाउ, ये बहुत बड़ा एक आज के डेट में एक्टिविटी है। भाई एक मॉल है, उस मॉल में चाहे कोई मान लीजिए ये जो मल्टी प्रोडक्ट स्टोर्स जो हैं, इस स्टोर में सामान कैसे रखेंगे, उसमें तो हजार तरह के सामान है। क्या एंट्री के समय ही एंट्री की जगह पे झाड़ू रख देंगे? बाल्टी मग जो होता है झाड़ू पोछा वाला, वो सब एंट्री करते रख देंगे। एक आदमी वहीं से झाड़ू पोछा मग उठा लेगा, पूरा मॉल में लेकर के उसको घूमेगा। ऐसा लगेगा ये सारा, पता चला हर आदमी झाड़ू लेकर के घूम रहा है। ये जो मग होगा, बाल्टी होगा, झाड़ू होगा, वो कहाँ होगा? एकदम एग्जिट के जगह पे होगा। जब वो आदमी इंटर करेगा, घूमते 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 जब लास्ट में बिलिंग के लिए पहुंचना जब होगा, वहां पर उसको क्या मिलेगा? ये झाड़ू पोछा और ये बाल्टी वगैरह सब। क्यों? क्योंकि उसको फिर वहां से उठेगा सीधे काउंटर पे चला जाएगा, पूरा गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से आपका कैसे आप कंटेंट को, खाना को कैसे परोस रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खीरा को लोग क्या करते हैं, खीरा को लोग काट काट के, एक तरीका होता है भुजरी बना देते हैं उसका, एक होता है ना कि खीरा को काट करके पूरा उसका नक्शा उसका सत्यानाश कर देते हैं। दूसरा होता है, सोचो कितना अच्छा अच्छा आपके पास खीरा छीलने वाला जो होता है उसी में ऑप्शन होता है, उसमें वो का, और उसके बाद उसको सीधा काटने के बदले उसको तिरछा काटते हैं सब होटल होटल में, क्रॉस काटते हैं, तो सोचो इतना चौड़ा चौड़ा खीरा निकल के आएगा और उसमें स्पेशल डिजाइन रहेगा खीरे के ऊपर। तो खीरा वही है, खाने वाला भी, लेकिन उसको परोसने का तरीका क्या हो गया? परोसने का तरीका अलग हो गया। आप जाओ कैफे कॉफी डे में या कौन सा, तो कॉफी वगैरह होंगे तो लेंगे सब 250-300 रुपया, लेकिन कॉफी को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, अल्टीमेटली पी करके उसको खराब करना ही करना है, लेकिन कैसे प्रेजेंट करेंगे वो उसके ऊपर वो जो ठीक है। हाँ, क्रीम जो डालते हैं, डाल उल करके उसको, तो सोच के देखो तो, या तो उन्होंने कॉफी ही है, हम भी कॉफी देते हैं, हम भी कॉफी देते हैं, हमें भी कॉफी मिलता है, ले उ करके मग में डाल करके लोग उठा कर लो। तो हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर शॉर्ट नोट्स, हाउ कंटेंट्स आर प्रेजेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मॉनिटर के सामने आएगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? ये भी पार्ट है। और उसके बाद रखा जाता है ये जो, ये वाला तो समझ, ये समझ लीजिए, और ये भी यहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे डायग्राम यूज करके, कितना डायग्राम यूज करना है, कितना पैरा में लिखना है। 2-3 सेंटेंस, एक्चुअली क्या होता है कि पैरा में लिखने से क्या होता है, 2-3 लाइन लिखा डायग्राम, 2-3 लिखा, तो आपके पास कम टाइम में आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। अगर आप पैरा में लिखते हैं, एयर टाइट लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर अब मैं तो, जो हम ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस तरह के प्रेजेंटेशन पे, बड़ा ही पॉजिटिव रहा है। हर आदमी पास किया इस तरह से प्रेजेंट कर। आप जब तक मैंने अपने राइटिंग के लेवल पर इस चीज को सीखिए कि कैसे आप, लेकिन फिर वही बात है कि ये चीज वही कर पाता है जिस, जो मेहनती होता है, जिसको कंटेंट आता है। मान लो अगर हम जा रहे हैं, जैसे नीति आयोग इनिशिएटिव फॉर फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और हमें कंटेंट ही नहीं आता है, हमने लिख दिया बीच में एग्रीकल्चर का, हमने नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ऑब्जेक्टिव हमें एक भी ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, तो पैरा में तो अपने अपना जीवनी उनी लिख करके मेकअप कर देंगे, भीतर में छुपा देंगे। अब पढ़ो, तुमको हम सामने रहेंगे तब ना डांटोगे। जैसे स्कूल के एग्जाम में और इधर के एग्जाम में अंदर क्या होता था, स्कूल में जो भी कॉपी में लिखे तो उसके बाद जब कॉपी चेक होकर के मास्टर जी ऊपर से देंगे क्या लिखे हो, इसीलिए आदमी एग्जाम हॉल में, इसलिए एक आदमी इधर उधर नहीं लिखता था। लेकिन ये जो बोर्ड का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें तो भाई सामने है नहीं, हम तो जो लिखेंगे उनको पढ़ना हो पढ़ो, नंबर देना हो तो दो, नहीं देना हो तो ठीक है, तो हम तो फेल हो ही रहे हैं, दे दिए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो भाई सामने होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, अब होता है कि ये वाला जो सेकंड वाला लॉन्ग आंसर वाला, हमने शॉर्ट नोट्स बता दिया कि कैसे उस टॉपिक का जितना फैक्ट है उसको फेंक दीजिए, उसमें इंट्रोडक्शन बनाने की, सोशियो इकोनॉमिक यूजेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का सामाजिक आर्थिक उपयोग। अब इसमें तो इस यहाँ तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है तो अब यहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए, मत उसका इंट्रोडक्शन बनाइए कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका इसके प्रमुख सामाजिक उपयोगों में ये, आर्थिक उपयोगों में ये है, ठीक है।
और आर्थिक उपयोगों में ये शामिल है, मैंने हेल्थ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या जो कुछ भी इस तरीके से शामिल है। और उसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे लिखने जा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी में ये वो, तो ये सब नहीं हो, सीधे सीधे लिख दीजिए कि परमाणु ऊर्जा के सामाजिक आर्थिक उपयोगों में मुख्य रूप से क्या है, बिजली। अब बिजली के बारे में वहां लिख दीजिए, जो भी लिखना है बिजली लिख दीजिए। उसके बाद चिकित्सा, जो भी मेडिकल लिखना है मेडिकल आप लिख के खत्म करिए। यानी ये नहीं कि एक बार इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ऐसा शॉर्ट नोट्स में नहीं होता है, ऐसे बड़े क्वेश्चन में होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में कोई इंट्रोडक्शन वगैरह इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता है। हमेशा शॉर्ट नोट्स में सीधे क्वेश्चन की, जो पूछा गया क्वेश्चन की बातों को फेंक दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ फेंक दिया जाता है। वहां पे अच्छा से मैंने फुल सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। और 100 शब्द है, 100 वर्ड्स में 80 to 100 वर्ड्स लिखना है, कहाँ फुल सेंटेंस लिख पाएंगे भाई? फुल सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि राष्ट्रपिता भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का का का, का उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी गांधी था। तो था भी एक शब्द हुआ, फुल स्टॉप भी एक शब्द हुआ, राष्ट्रपिता बिना मतलब, भाई सीधे सीधे बात लिख दीजिए। तो अगर महात्मा गांधी के ऊपर पूछता है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता महात्मा गांधी के द्वारा देश में ये आंदोलन किया गया, उनके आंदोलन की मुख्य विशेषता ये है, और उसका परिणाम हुआ कि भारत में, ठीक है, अंग्रेज 1940 में भारत को छोड़ने के लिए बाध्य हुए। हो तो गया, मैंने हो तो गया गांधी जी के बारे में जो लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में चीजों को फेंक दिया जाता है। बड़े क्वेश्चन की, बड़े क्वेश्चन में ये जो बॉडी वाली बात है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन वाला है और कंक्लूजन वाला क्या है, ये है। तो इसमें देखो, जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, तो एक तो हमेशा ध्यान रखो बिगिनिंग। तो बिगिनिंग कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन का? सीधे जो क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन, जैसे इसी में चलो क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है कि महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में समानता असमानता के तत्वों की पहचान, इनका प्रभाव भी बताइए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है, डिसिमिलरिटीज in the thoughts of Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore and also explain their impact, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है फुल लेंथ का, हम क्या करेंगे महात्मा गांधी और इसके ऊपर तो एक सेंटेंस लिख देंगे कि नए भारत, आपको जो मन करे सो, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के या भारत के, ठीक है, प्रमुख चिंतक रहे हैं, क्योंकि इनको थिंकर्स ही तो माना जाता है। थिंकर्स माना जाता है, एक थिंकर्स हैं, इनके साथ जाएंगे तो भाई महात्मा गांधी के साथ वो पॉलिटिकल लीडर हैं, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एकेडमिशियन है, ठीक है। दोनों में अलग अलग जाके डिफरेंस है, अदरवाइज तो है तो दोनों थिंकर्स। बोथ हैज गिवन देयर आइडियाज टू मेक इंडिया, टू मेक न्यू इंडिया। भाई आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो सोच है वो इन दोनों के द्वारा दिया गया है। यही तो हम लिखने जा रहे हैं, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही तो हमने पढ़ा है इनके बारे में। व्हाट इज द थॉट ऑफ महात्मा गांधी ऑन इकोनॉमी, ऑन सोशल, ऑन एजुकेशन, ऑन डेमोक्रेसी, इस पर इनके उसी तरह के इन चीजों पे रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार हैं। तो जो ऐसा करता है उसी को तो बोलते हैं थिंकर्स। महात्मा गांधी एवं सीधे सीधे सेंटेंस, महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों भारत के प्रमुख चिंतक हैं। महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, अपने जो उनका विश्वविद्यालय है उसका नाम लेकर के उस विश्वविद्यालय के नेतृत्व के क्रम में उन्होंने देश के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश के चिंतन को एक दिशा प्रदान किया अपने साहित्यों के माध्यम से, ठीक है, दोनों साहित्यों के माध्यम से। दोनों का उद्देश्य देश, नए भारत का निर्माण, अंग्रेजों से मुक्ति के साथ साथ नए भारत का निर्माण है। और इस क्रम में इनके द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। जो जिन जिन विचारों पे आपको आगे इनका तुलना करना है उन विचारों का नाम लिख देंगे। इन मुद्दों पर अपने विचार दिए गए हैं, जिसमें समानता एवं असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। बस हो गया इंट्रोडक्शन, इतना ही इंट्रोडक्शन होगा। हमने क्या लिखा, दोनों क्या हैं, चिंतक हैं। भाई एक लाइन तो इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। भाई दोनों भारत के प्रमुख चिंतक हैं, ठीक है, दोनों महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपने विश्वविद्यालय के इसके रूप में अनेक पुस्तकों की रचना की गई, तथा उन्होंने देश को नई दिशा देने की कोशिश किया। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में अनेक समानता
विभिन्न विभिन्न उनके विचार इन क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें अनेक समानता एवं असमानता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लिया, फिर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गांधी रविन्द्रनाथ के विचारों में समानता असमानता, तो एक लिया, मान लीजिए आप चाहें तो यहाँ टेबल भी ले सकते हैं शिक्षा के ऊपर। ठीक है, ओपिनियन ऑफ महात्मा गांधी एंड ओपिनियन ऑन एजुकेशन लिखा और टेबल बना दिया। अगर आपको याद है, फैक्ट याद है दोनों के कि भाई इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद है तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे शिक्षा के ऊपर, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर, बेस रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी, यहाँ यहाँ कंक्लूजन दे देंगे, दो लाइन नीचे दो लाइन में कंक्लूजन दे देंगे। इस प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, लेकिन दोनों का उद्देश्य आधुनिक भारत का निर्माण है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया एजुकेशन के बाद डेमोक्रेसी, ठीक है, और फिर महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर, पूरा टेबल बना दिया। बीच बीच में दोनों टेबल के बीच में जो एजुकेशन, आप दो लाइन का इंट्रोडक्शन, दो लाइन का कंक्लूजन हर टॉपिक पर। ठीक है, जैसे मान लो डेमोक्रेसी लिखा, दोनों नेताओं के द्वारा भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। दोनों लोकतंत्र के समर्थक थे और लोकतंत्र के सभी आयामों पर दोनों के द्वारा अपने अपने विचार दिए गए हैं। ठीक है, विचार दिए गए हैं, जैसे जैसे लेकर के बना दिया टेबल। इसे हाँ वहीं पे टॉपिक, लेकिन कौन लिखेगा ऐसा, वो टॉपिक अगर याद नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। और आपको पढ़ना भी इसी तरह से चाहिए कि कमरे पे जब पढ़ने जाए तो भाई कंपेयर पूछ रहा है, तो कंपेयर करके उसी तरह से टेबल बना बना के रटें उसको, पढ़ें उसको। क्लियर है? तो उसी ये होता है। तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, सब कंपेयर कर लिया और उसके बाद इस प्रकार महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जो टॉपिक आपने कंपेयर ऊपर में कर रखा है, सभी पर अपने विचार दिए गए। इन विचारों में कई जगहों पे समानता देखने को मिलता है, किंतु कुछ स्थानों पर इनके बीच में असमानता भी है। लेकिन असमानता होने के बावजूद दोनों का उद्देश्य देश का निर्माण करना था, इसलिए इनके विचारों का आज भी भारत में महत्व है और दोनों भारत के लिए सम्मानित है। कंक्लूजन हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अलग अलग विचारधारा के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। ठीक है, ये हो गया। इनके बीच में भी भाई दोनों, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा, दोनों राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। जहाँ महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक है, सत्य अहिंसा इसके बदौलत, जबकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, अपने आक्रामक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ठीक है, 1940 के दशक में, 1940 में आकर के दोनों के बीच में मतभेद हुआ और सुभाष चंद्र बोस जहां देश के बाहर से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रयास किया, गांधी जी के द्वारा देश के अंदर से ही राष्ट्रीय आंदोलन को, माना जाता है कि दोनों के प्रयासों से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्लियर है? और फिर उसके पहले से कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन उस इंट्रोडक्शन में सारी बातें आ गई। और उसके बाद ठीक है, महात्मा गांधी का, इन दोनों के बीच में दोनों का अलग अलग विचारधारा, महात्मा गांधी किसी चीज पे क्या विचार का विचार मन करे तो इस पे भी पूरा एक पेज का टेबल बना सकते हैं, इस पे दोनों ने क्या क्या विचार थे उदाहरण देकर के। भाई सिविल डिसोबीडियंस पे क्या था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट पे क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या था, कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या था, फिर वे ऑफ फ्रीडम के लिए करके क्या था, सबको ले लिया, बाद को ले लिया और उसके बाद फिर पैरा चेंज करके। इस प्रकार के अंतर के बावजूद दोनों के बीच में अनेक समानता भी है और समानता के बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में जब ये किया गया, महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता बताया गया। और ये बातें कंक्लूजन, जहाँ एक अब फिर जब कंक्लूजन में जाएंगे तो जहाँ महात्मा गांधी के प्रयासों से देश को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस कार्यों से या उनके विचारों से देश में तो कहा जाए कि राष्ट्रीयता की भावना या वीरता की भावना, देश के लिए आत्म बलिदान करने की भावना प्रेरित होती है। और कर देंगे आ रहा समझ में? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच आप प्रोडक्शन। अब मान लो तो इस तरह का क्वेश्चन था, कई बार जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन अलग तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे यही वाला क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का देश आधुनिक भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका है। एक क्वेश्चन मान लो आता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण दे करके अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्पष्ट करें। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम इज हेल्पफुल इन मेकिंग न्यू इंडिया।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नए भारत के निर्माण में प्रमुख भागीदारी है। कुछ उदाहरण देते हुए इस वक्तव्य की पुष्टि करें। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्वेश्चन के डिमांड को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ का पहला डिमांड क्या है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, अंडरलाइन कर लेंगे भाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का आधुनिक भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका। उदाहरण के साथ पहले तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग है कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस रिसर्च, यही है ना इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भाई ट्रैक्टर निर्माण इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो नहीं है, मोबाइल ऐप निर्माण इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो नहीं है। तो व्हाट इज इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो जब तक उसके डायमेंशन को डिफाइन नहीं करेंगे, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नए भारत के निर्माण में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में जहां स्पेस प्रोग्राम यूज हो सकता है कौन कौन सा जगह है, तो उसमें आता है भाई आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, ये सारा का सारा, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, इन्हीं सब जगहों पे ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पेस प्रोग्राम। अब ऐसा जगह नहीं लिखेंगे जहां स्पेस प्रोग्राम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पेस प्रोग्राम में मेकिंग न्यू इंडिया। हमें स्पेस प्रोग्राम को न्यू इंडिया में कहां कहां, तो न्यू इंडिया को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो किसी भी इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन होगा तो उसमें तरह की चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप अंडरलाइन कर देंगे न्यू इंडिया। तो ठीक है, उदाहरण है और उसी में आ जाएगा इनकी समीक्षा करें, रिव्यू, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव, का लिमिटेशन और फिर कंक्लूजन। इन उपयोगों का उदाहरण के साथ, इन उपयोगों के प्रभाव के उदाहरण के साथ समीक्षा करें। ठीक है, डिस्कस दीज इंपैक्ट्स या रिव्यू दीज इंपैक्ट्स, इवेल्युएट दिस इंपैक्ट विथ एग्जाम्पल। जैसे इवेल्युएट बोलेगा तो फिर प्लस भी लिखना पड़ेगा और कुछ चैलेंजेस भी लिखने, और प्लस में भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा और चैलेंजेस में भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कैसे टीवी, कैसे वीसेट सर्विसेज थे, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, कैसे वेदर फोरकास्टिंग में, कैसे आपका रेडियो कैसे टेली मेडिसिन में, कैसे टेली एजुकेशन में, कैसे रिमोट सेंसिंग के थ्रू एग्रीकल्चर मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे आप उसका स्ट्रेटेजिक डिफेंस कर रहे हैं। भाई चाइना साइड में क्या हो रहा है, उसके बॉर्डर आप जाके तो देखेंगे नहीं, कैसे देखेंगे, रिमोट सेंसिंग से भाई वो देख के बता देते हैं कि उस साइड में क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजिक यूज हो। तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के डिमांड को पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उन चारों चीजों को पहले इंट्रोडक्शन में लेना पड़ेगा, बॉडी बनेगा उन्हीं चारों का, और फिर उसके बाद कंक्लूजन में वही चार रहेंगे। जो आंसर राइटिंग इज नॉट अ लिटरेचर, ये लिटरेचर नहीं है आंसर राइटिंग। आज का जो आंसर राइटिंग है वो एक तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट है, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको चीजों को लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है तब भी आप पास कर जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज की आज के जमाने के आंसर में लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा कोई लच्छेदार बात बोलने लगे, महामहिम यशस्वी देश के अंतर्राष्ट्रीय महान पुरुष, अवतारी पुरुष, न कभी ऐसा कोई जन्म लिया, न कैसा आगे कभी कोई जन्म लेगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री श्री, तो लोग कान पकड़ के उठा के बिठा देंगे, बेटो नहीं, आप सीधे सीधे काम की बात करिए, दो एक लाइन बोलिए, अदरवाइज सीधे माने देयर इज नो नीड ऑफ दीज डेज, देयर इज नो नीड, नो वन इज गोइंग टू वियर, माने कोई भी आदमी ये झेलने के लिए तैयार नहीं है साहित्य के लोड को। ठीक है, तो इसलिए लिटरेचर को एकदम बाहर रखिए, बाहर रख करके आंसर कुछ पूछो, समझे कुछ बात। हाँ, नहीं एक एक दो दो नहीं होगा, आप उसको घुमा दीजिए, आप घुमा दीजिए उसको, माने जो लैंडस्केप में है उसको पोर्ट्रेट में कर दीजिए, ना ना कहाँ दिक्कत होगा, वो अपने स्क्रीन पे घुमा लेंगे, स्क्रीन पे ऑप्शन होता है, स्क्रीन पे तो ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक हो,
रोटेट कर लें। मैप का प्रैक्टिस कर लीजिए, इंडिया का मैप का, बिहार के मैप का प्रैक्टिस कर लीजिए, कई जगह जरूरत पड़ेगा। देखो मैप अगर नहीं बनता है, अगर मैप नहीं बनता, सर का जो हर आदमी का अपना अपना थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी रखना चाहिए। मे बी योर ओपिनियन एंड ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर में वेरी में डिफर, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि क्या हमारी एग्जाम की जरूरत है। आप ज्यादा उस चीज है तो उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग क्लास में ही होता है, भाई हम ही को इंडिया का मैप बनाने नहीं आता, क्या करते हैं। हमारे जमाने में जब यूपीएससी का मेंस वगैरह हम लोग देते थे, तो उसमें क्या होता था कि लोग बोलते थे कि 2 रुपए का एक सिक्का होता था, के पीछे इंडिया का मैप बना रहता था, तो 2 रुपए का सिक्का लेके जाते थे, अब वो नहीं होता, मिलता है तो टेबल पर उसी को रख लेते थे, देख करके सारे कट डिसाइड। कई लोगों का प्रैक्टिस भी रहता था। आपको अगर मान लो प्रैक्टिस नहीं है तो भाई सीधे सीधे आप ऐसे स्केच नहीं होता, ऐसे बना लो, भी चलता है। लाइन डायग्राम जिसको बोलते हैं, लाइन खींच लेते हैं, एकदम सारे कट को डिफाइन मत करिए, तो इस तरीके से बना एक मैप अगर नहीं बनता है। लेकिन अगर अगर बनाने गए, जब गुजरात बनाने गए और पता चला कि, और गुजरात बनाए और उसको फिर अगर आपने इसको को अगर गलत कर दिया, इस वाले पोर्शन को गलत कर दिया, वो नहीं चलेगा। होंडा टाइप का नहीं होना चाहिए, इससे खराब इंप्रेशन आता है। आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इंडिया बनाने का, 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 50 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एक पार्ट करके प्रैक्टिस करो, जैसे पीस पीस में नहीं होता है, आप पीस पीस में प्रैक्टिस करो। भाई केरला पहले बनाओ, केरला का सारा कट बनाओ, तरह से मध्य प्रदेश का कट, फिर महाराष्ट्र का कट, कर्नाटक का बनाए, फिर महाराष्ट्र का बनाए, फिर उसका गुजरात वाला बना ले, फिर ऊपर वाला बनाए, 10 5 बार ऊपर वाला ही बनाए खाली। हाँ, लोकेशन ठीक से नहीं आया था, अवध ठीक से नहीं आया, कानपुर ठीक से नहीं आया। हाँ, वो भी ठीक है, तो इसका देखो देश में बहुत सारी तो इस तरह की बातें तो है नहीं, बहुत सारे तो है, 1857 का है, तो थोड़े लोकेशन ठीक ठीक होने चाहिए, इतना इंप्रेशन आपको होना चाहिए कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई आरा हमारा कहाँ पड़ेगा, आरा हम ये हो गया, आरा हमारा कुछ यहाँ पे आरा पड़ेगा, ये पटना, यहाँ पे ये गंगा नदी है, तो यहाँ पे पटना है, तो यहाँ पे आरा पड़ेगा, ये भी थोड़ा ज्यादा इधर हो गया। हाँ, रेफरेंस, पटना के रेफरेंस पॉइंट। हाँ चलो प्रैक्टिस करो इस चीज को कि और एक्यूरेट हो सके। और दो पार्ट होता है देखो क्रिटिकली एनालाइज का, माने उसके पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन साथ में आपको लिमिटेशंस भी लिखना है। जैसे महात्मा गांधी का क्रिटिकली एनालाइज करिए, कभी इसका इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होता है, महात्मा गांधी बियॉन्ड क्रिटिसिज्म होते हैं। महात्मा गांधी का कुछ भी पूछा जाए वो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है। कुछ चीजें होती है कि जैसे खिलाफत, आप खिलाफत पे उनका क्रिटिसिज्म होता है, खिलाफत पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आप खिलाफत पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। उनका पर्पस क्या था कि भाई जिस टाइम पे नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट शुड नॉट बी डिवाइडेड, और इसके लिए तो कई चीजें होती है जहां पे क्रिटिकली लिखा गया रहता है, लेकिन क्रिटिसिज्म कुछ होता नहीं है। लेकिन अदरवाइज जनरली सब जगह पे क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है यू शुड डिस्कस द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एंड आल्सो डिस्कस सर्टेन सर्टेन लिमिटेशंस, ये होता है। लेकिन फिर वही बात है कि किसी भी चीज का लिमिटेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन माने डोमिनेट नहीं करना चाहिए, अचीवमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कभी भी पूरी तरह से निगेटिव नहीं हो सकता। नहीं तो जितना है उसी को याद करो, कहाँ याद है, याद रहता है उतना ही थोड़ी पढ़ना है आप।
इतना है जो जो है, देखो हमारी समस्या ये है बीपीएससी में, बार क्या होता है कि घर में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं मैरिड वगैरह, वो बीपीएससी बड़े आसानी से पास कर जाती है। यहाँ का क्यों पास कर, गवर्नमेंट जॉब वाले पास कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। टाइम कम होता है तो बीपीएससी का सिलेबस उनको अचीवेबल लगता है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ। आज जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस, एपीएससी का सिलेबस, इतने गवर्नमेंट जॉब वाले लोग तो चाह के भी उस सिलेबस को कवर कर पाएंगे? ऑफिस से छुट्टी मिलना नहीं है, ऑफिस से छुट्टी मिला 9 बजे, बायोमेट्रिक हो गया सब कुछ, 6 साढ़े 6 7 बजे तक ऑफिस में रहना है। आप कैसे फिर कब पढ़ेंगे? एक सैटरडे मिला, संडे मिला, कई जगह संडे, बैंक में 2 सैटरडे नहीं है, 2 सैटरडे छुट्टी। सेक्रेटरीट के लेवल पे कई लोग हैं जहां पूरे के 6 दिन का है, कब पढ़ेंगे आप? बीपीएससी क्या होता है, बीपीएससी का जो छोटा सिलेबस जो आप ट्रबल जिसको बता रहे हैं, वो कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इसी कारण से वो बीपीएससी में आ जाए। नहीं ऐसा नहीं है, बताइए कौन सा बताओ, जैसे मौर्यन आर्ट ही बताओ। मॉडर्न, यहाँ तो इस टेस्ट में तो देखो क्या हुआ, इस टेस्ट में या तो हमारा ध्यान नहीं गया उस पे, कई बड़े छोटे छोटे, एक एक टेस्ट बड़े छोटे छोटे यूनिट पर रख दिए। जहां जब क्वेश्चन हम बना रहे थे तो वहां क्वेश्चन मिलता ही नहीं था। फिर बाद में हमने कई टेस्ट को मर्ज कराया, हमने कई टेस्ट को मर्ज कराया, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये बाल का खाल खींचने से कोई फायदा तो है नहीं भाई, कुछ तो कुछ कंटेंट तो रहे वहां, अब ना जो आप बोल रहे हो ना यहाँ के टेस्ट की समस्या, सब जगह की समस्या नहीं है। बहुत सारा जो यूनिट, अलग अलग यूनिट इन्होंने बना दिया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग पता चला एक दिन का टेस्ट, अब उस पर क्या बनाएंगे? एक क्वेश्चन बनेगा, एक शॉर्ट नोट्स बनेगा, एक फुल लेंथ बनेगा। ये दिक्कतें हुई। अदरवाइज आजाद हिंद दस्ता हमेशा छोटे में ही आए, अगर बड़े में आएगा शॉर्ट नोट्स में ही आए, अगर बड़े में आएगा तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ के आएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट का एक माने भारत से अंग्रेजों के भारत माने क्विट इंडिया मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक आंदोलन है। इस आंदोलन की चर्चा करते हुए इसमें आजाद हिंद दस्ते की भूमिका बताएं। तो आपको ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया। क्विट इंडिया मूवमेंट इज द फाइनल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस पार्टी फॉर फ्रीडम, डिस्कस द रोल ऑफ आजाद हिंद दस्ता दिस मूवमेंट। तरीके से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आजाद दस्ता छोटा आएगा। यहाँ की दिक्कत, हाँ, ये भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ये भी शॉर्ट नोट्स बन सकता है, बड़ा नहीं बन सकता है। फार्मर्स मूवमेंट में जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन रहा है पीछे, पोस्ट इंडिपेंडेंट एक मोटी सी किताब बिपिन चंद्रा ने भी लिख रखी, उसमें ये जो है, क्या नाम है इनका, मेरठ वाले हैं जो राकेश टिकैत, इनके पिताजी थे, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था यहाँ पे, गन्ना जो शुगर वगैरह को लेकर, शुगर प्राइस को लेकर के, तो ये सब को लेकर के हुआ था। ये भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी ये है टॉपिक। कई सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सारे फार्मर्स जानने पड़े। बस इसके जब हुआ है इस बार वाला जो 3, अब उसको लेकर के, एमएसपी को लेकर के जो हो रहा है, तो मैटर बन जाएगा, आता है तो मैटर बन